घरों को भी फूंक डाला। नेपाल हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 51 पहुंच गया है। इनमें गाजियाबाद की रहने वाली एक भारतीय महिला भी शामिल है। काठमांडू में गोली लगने से 30 लोगों की मौत हुई है, जबकि बाकी लोग हिंसा के शिकार हुए। नेपाल हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 50 के पार पहुंच चुका है। काठमांडू में विरोध प्रदर्शन के 5वें दिन 17 मौतों की पुष्टि हुई। इनमें गाजियाबाद की रहने वाली एक भारतीय महिला भी शामिल है। काठमांडू हिंसा में जान गंवाने वाली महिला और उनके पति रामवीर सिंह 7 सितंबर को पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन के लिए गए थे। दोनों वहां एक 5 स्टार होटल में रुके थे। तभी हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने होटल को आग के हवाले कर दिया। गंभीर रूप से झुलसी गाजियाबाद की महिला की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। नेपाल में भले ही तख्ता पलट हो चुका है, लेकिन युवाओं के हिंसक प्रदर्शनों ने पूरे देश को अशांति के भंवर में झोंक दिया है। हिंसा थमने के बाद भी हर तरफ तबाही और भय का माहौल है। ज्यादातर लोग नेपाल छोड़कर भाग रहे हैं। नेपाल में हिंसा के बाद हालात अब धीरे धीरे सामान्य होने लगे हैं। जनता उम्मीद कर रही है कि इस बार सरकार स्थायी मिले और पिछले दिनों जो कुछ हुआ वो दोबारा ना हो। क्योंकि नेपाल 2 दिनों तक हिंसा की आग में जलता रहा। राजधानी काठमांडू और दूसरे शहरों में तोड़फोड़ और उपद्रव होते रहे। ये जली गाड़ियां, दुकानें और सड़कों पर पसरा सन्नाटा बताने के लिए काफी है कि जनजी के आंदोलन की आग ने यहाँ कितनी तबाही मचाई है। अब काठमांडू में शांति है और तबाही के बाद निशान हटाया जा रहा है। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास के बाहर प्रदर्शनकारियों ने जबरदस्त तोड़फोड़ की है। कई संपत्ति को आग के हवाले कर दिया है। अब यहाँ सुरक्षा कर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात है। लोग आराम से आना जाना कर रहे हैं। काठमांडू में संसद के पास सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। बीच बीच में 1-2 गाड़ियां आ जा रही है और यहाँ अगले आदेश तक कर्फ्यू जारी रहेगा। 2 दिन तक हिंसा और प्रदर्शन की आग में जलने के बाद नेपाल में अब जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। आज काठमांडू समेत देश के दूसरे हिस्सों में शांति बनी है। नेपाल में राजनीतिक अशांति और आंदोलन का असर सीमा क्षेत्र में दिख रहा है। नेपाल में अभी भी हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं है, लिहाजा जरूरत के सामानों के लिए नेपाल के लोगों को मजबूरी में बॉर्डर पार करना पड़ रहा है। लेकिन बॉर्डर पर सख्त निगरानी ने उनकी परेशानी बढ़ा दी है। दवा लेने और इलाज के नाम पर पुर्जा और पहचान पत्र दिखाकर इक्के दुक्के लोग बॉर्डर पार कर रहे हैं। सीतामढ़ी में बॉर्डर पर क्या हालात हैं, इसका जायजा लिया है जी मीडिया संवाददाता रजनीश ने। भारत नेपाल बॉर्डर भिट्ठा मोड़ सीतामढ़ी जिला का, और यहाँ पे सघन चौकसी है। साथ ही साथ आवाजाही लगभग नगण्य है। कुछ लोग जो यहाँ पे आए हैं उनसे बाज़ाब्ता प्रपत्र देखकर और बहुत कुछ इमरजेंसी या फिर मेडिकल रीज़न हो तभी आने की इजाज़त है, अन्यथा किसी भी लोगों को आने की इजाज़त नहीं है। एसएसबी के जवान यहाँ पे डटे हुए हैं। और ये जो 729 किलोमीटर की सीमा नेपाल और बिहार की लगती है, यहाँ पे सघन चौकसी है। इसके अलावा अगर हम बाईं ओर दिखाना चाहें तो ये नो मैंस लैंड है, और नो मैंस लैंड में भी चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है। नेपाल में सेना मार्च कर रही है। दुकानें बंद हैं। अतिरिक्त एहतियात बरते जा रहे हैं। इस बॉर्डर के पास नेपाल के 2 जेल से 772 कैदी फरार हो गए हैं, जिनके भारत में घुसने की संभावना के मद्देनजर अतिरिक्त चौकसी बरती जा रही है। नेपाल से भागे जिन कैदियों को एसएसबी के जवानों ने सीमा पर पकड़ा था, उसे बीती शाम नेपाल पुलिस को सौंप दिया गया। खुली बॉर्डर को लेकर चुनौती है, लिहाजा चौकसी बढ़ाई गई है और दिन रात यहां नजर रखी जा रही है। नेपाल में शो के लिए गई दिल्ली की कलाकार रश्मि रानी बुरी तरह फंस गई। किसी तरह बच बचाकर बॉर्डर पर पहुंची और अपना हाल बताया। तो क्या स्थिति है नेपाल में? नेपाल में तो भैया हम लोग दिल्ली से आए थे महोत्सव करने के लिए, और महोत्सव हो गया। हम सिंगर हैं, शंकर मंडल, और यहाँ पे बड़ा तोड़फोड़ मचा। परिवर्तन के लिए बोल रहे हैं।
मेरे विचार से परिवर्तन तो विचारों की होती है। जब तक हमारा विचार शुद्ध नहीं होगा हम परिवर्तित नहीं हो सकते हैं। तो बड़ा माहौल खराब है। महोत्सव जलेश्वर में या जनकपुर नहीं, धाम? बुटबल में था महोत्सव। बुटबल जनकपुर आके हम लोग बुटबल गए थे। वहाँ से जनकपुर कैसे कैसे आए, फिर वहाँ से सभी ने 2 दिन हम रुक गए। मेरा टिकट कैंसिल, फिर कैंसिल, फिर कैंसिल। सभी बोले कि नहीं प्रूफ देख के जाने देते हैं। तब हम लोग आए हैं आज। तो यहाँ से फिर हाँ, सीतामढ़ी, फिर उधर दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली फिर निकल हाँ, जाएंगे। बिल्कुल। तो अब लग रहा है कि यहाँ ठीक ठाक पहुँच गए हैं। हाँ, अब लग रहा है पहुँच गए हैं भैया। अब देखिए हम तो माता रानी से ही प्रार्थना करेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि हम लोग कलाकार है तो दुर्गा पूजा में हम लोग का आना जाना होता है, प्रोग्राम वगैरह होते हैं। तो अब क्या होगा इस बार कोई ठीक नहीं लग रहा, क्या होगा आगे, क्योंकि बस 10-15 दिन तो बाकी है। आप जो फंसी थी कहाँ पे? हम लोग बुटबल से आए, जनकपुर में मतलब वहीं फंस गए थे, हाईवे के साइड में। एक बहन ही है समझो। क्या सब मन में चल रहा था? बहुत अजीब उथल पुथल चल रहा था कि क्या होगा, हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, ऐसा लग रहा था। फिर लगा कि ये आंदोलन तो हमेशा से होता आया है, इसको हटाओ वो बने, उसको हटाओ वो बने, लेकिन गारंटी है जो बने वो भी सही है, वो गारंटी है। तो अब थोड़ी राहत की सांस है। हाँ, हम यहाँ आ गए तो मुझे पूरा राहत। दवा लेने नेपाल से राम नरेश राउत बॉर्डर पर पहुंचे हैं। इन्होंने बताया कि नेपाल में कर्फ्यू लगा है, बाजार बंद है। दवा के साथ भारत से चीनी और आलू लेने के लिए ये लोग बॉर्डर पार कर यहां पहुंचे हैं। हमारे साथ है नेपाल के नागरिक है राम नरेश राउत। और राउत जी, किस तरीके के हालात हैं? हालात तो अभी ठीक है हालात, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है सर। लेकिन सेना प्रचालन है, वो कर्फ्यू लगा हुआ है, सेना घूम रही है मोहतरी में, धुमसा में, पूरा रात भर में घूम रहा है। अभी प्रधानमंत्री नहीं बना है। अब आज बनेगा कि कल बनेगा कि 2 घंटा बनेगा कि 10 दिन में बनेगा, सो नहीं कहेंगे। निषेधाज्ञा लागू है। निषेधाज्ञा लागू है जी हाँ है। बाजार भी बंद है। बाजार भी बंद है, सब कुछ बंद है जी, बंद है। और जानकी धाम जो है वहाँ पे क्या स्थिति? बाजार जनकपुर भी बंद है। टेम्पू छोटा गाड़ी आता जाता है, आदमी इंडिया का हो या नेपाल को आता जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है, इतना है। लेकिन बाजार अभी भी बंद है। और सेना मार्च कर रही है। सेना प्रचालन है नेपाल, पूरे नेपाल में सेना प्रचालन है। सेना प्रसारण है, मतलब सेना जो है जगह जगह घूम रही है, मार्च कर रही है जी, कर रही है। तो क्या उम्मीद लग रही है जो मामला हुआ, आखिर क्या वजह हुआ कि ऐसा हो गया? सर उतना हम लोग पढ़े हुए नहीं है, उतना हम नहीं जानते। हालात तो पता होगा ना कि क्या चल रहा था। हालात तो पहले केपी ओली तो अत्याचार करवे किया, वहाँ का प्रधानमंत्री जथा भाभी किया। तो दवा लेने के लिए इधर आ गए। हाँ जी दवाई लेंगे, 2 किलो चीनी लेंगे, 2 किलो आलू लेंगे, यही लेने के लिए आए, हमको कोई और काम नहीं है। अच्छा, कीमत का क्या है उधर नेपाल में? नहीं, ये कीमत तो हम नहीं पूछे, लेकिन पहले ही का कीमत 80 रुपये चीनी तो वहाँ भी मिलता है। यहाँ तो 4 रुपया कम में मिल जाएगा। दवा मिल जाएगा तो ले लेंगे, नहीं मिलेगा तो सुसंत लेंगे। कल मिलेगा तो सीतामढ़ी लेंगे, जहाँ मिलेगा दवा तो लेना ही लेना। रिक्शा चलने वाले रामदेव राम भी इस परिस्थिति के शिकार है। इनकी रोजी रोटी पर असर पड़ा है। बॉर्डर पर सामान्य स्थिति में 500-600 रुपए कमा लेते थे, लेकिन अब बॉर्डर पर आवाजाही बंद कर दी गई है। इसीलिए अब इन्हें दिन भर में कोई पैसेंजर नहीं मिल पा रहा। नेपाल में जो हालात बने, जो उथल पुथल की स्थिति हुई और राजनीतिक जिस तरीके से घटनाक्रम, इसको लेकर जो आम जन है उनको भी परेशानी है। और रामदेव राम हैं, ये रिक्शा चलाते हैं और रिक्शा चलाकर जीविकोपार्जन, और बॉर्डर पे जो नेपाल और भारत के बीच लोग आते जाते थे और जो बीच का जो नो मैंस लैंड है, इसको पार कराना, लाना, ले जाना, अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। अच्छी खासी कमाई हो जाती थी सर। हाँ, 400-500 आराम से कमा लेते थे। आराम से कमा लेते थे। अभी क्या स्थिति हो गई? अभी तो बैठे हुए कोई उपाय नहीं। हाँ, अभी तो कोई आमदनी हम लोग का नहीं है। कोई आमदनी नहीं, मतलब बिल्कुल मार खा गया आमदनी। बिल्कुल मार खा गया हम लोग। और इससे पहले जो ये घटनाक्रम है, उससे पहले क्या स्थिति थी? लोग आना जाना ठीक था, कमा लेते थे 400-500, 900, जैसा लख लग गया वैसा कमा। 900-1000 भी हो जाता था। 1000 नहीं, वही 500, 1000 से 500 तक हो जाता है।
तो लोग बिल्कुल आना जाना बंद हो गया। लोग बिल्कुल आना जाना बंद है, आना जाना तो है नहीं तो कहाँ, हाँ हाँ, कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं। तो आप ऐसे घूम रहे हैं ऐसे लेकिन अपना परेशान। घूम रहे हैं चौक पर, हाँ हाँ, क्या करें, तो मुश्किल बनी हुई है। मुश्किल है। घर भी बैठे मन नहीं लगता है, इस पर रोड पर अपना बैठे अच्छा, घर भी मन नहीं लग रहा है तो अपना घूम लिया रिक्शा लेके। वही बात है, और क्या करें। अच्छा, तो क्या उम्मीद लग रहा है कि आगे कुछ ठीक होगा? देखिए होता राहत की शांति होगा तभी कोई वातावरण होगा, हाँ हाँ, अभी तो कोई उपाय नहीं है। दवा लेने और इलाज के नाम पर पुर्जा और पहचान पत्र दिखाकर इक्के दुक्के लोग बॉर्डर पार कर रहे हैं। जनकपुर निवासी रामाशंकर दवा लेने बॉर्डर पर पहुंचे, चलने में असमर्थ हैं। इनका कहना है कि इनके अपनी स्वास्थ्य की चिंता नहीं बल्कि नेपाल की सेहत की चिंता है। नेपाल से दवा को लेकर लोग पहुंचे हैं और कुछ इनकी परेशानी है, अपनी क्या कुछ समस्या है जान लेते हैं। हाँ, किस तरीके से समस्या है आपके स्वास्थ्य को लेके? ना हमारा निजी समस्या छोड़िए ना सर, आप पूछिए ना और कुछ क्या नेपाल में क्या स्थिति है? नेपाल की स्थिति तो सर विदित है सर, क्या नहीं क्या छुपा हुआ है। एक विद्रोह हुआ है और उस विद्रोह में ये अभी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र की बू आ रही है, बहुत बड़ा षड्यंत्र। अब धीरे धीरे सब सामने में आएगा निकल के, तो आप भी जानेगा हम भी जानेंगे। तो अंदर बाजार और अभी मीटिंग जो विद्रोह हुआ ना, उसमें JNG जो विद्रोही लोग थे उसके साथ मिलिट्री का मीटिंग चल रहा है। मीटिंग ऐसा कि अब अगला सरकार कैसे बनाइएगा, कैसा बनाइएगा, तो उसमें आपस में जेएनयू का 2 मत 3 मत हो गया। कुछ कहता है कि ये आदमी अच्छा है, कोई कुछ कहता है ये आदमी अच्छा है, इसको प्रधानमंत्री बनाओ। आपस में कल भी दिन भर वैसा ही बीत गया और आज फिर बैठा हुआ है। देखिए शाम तक क्या आता है निकल के। उसके बाद ही कुछ स्थिति सामान्य की उम्मीद है। हाँ, तो जो होगा काठमांडू से ही होगा। और वहाँ के अभी मिलिट्री के संभाल रहे हैं, लेकिन दुनिया में एक नेपाल का ही ऐसा मिलिट्री है जो थैंक यू का पात्र है। नहीं तो अभी किसी देश में ऐसा विद्रोह हुआ होता तो मिलिट्री शासन अपने हाथ में लेकर अनाउंस कर देंगे। लेकिन यहाँ का इतना हिंदू राष्ट्र का है, हिंदुत्ववादी, हिंदुत्व तो जानते थोड़ा सा सहनशील होता है, तो वो वहाँ का मिलिट्री हैं और हिंदूवादी हैं, हिंदू धर्म से हैं। तो ये कह रहे हैं कि अंदर में बाजार या फिर मार्च पास सेना का खुला हुआ है सर। हाँ, छुटपुट खुला हुआ है। हाँ, ये ट्रांसपोर्टेशन गाड़ी घोड़ा नहीं चल रहा है, क्या है कि क्या है, क्योंकि वहाँ 24 या 72 घंटा से सुबह 6 बजे तक, रात शाम 5 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू लगता है। हाँ, हाँ। और दिन में भी निषेधाज्ञा है? नहीं, आप बाजार में दुकान खुला हुआ है तो ग्राहक जाएगा ही। छुटपुट दुकान खुला हुआ है हर जगह। सेना मार्च कर धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। जी, धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। उसमें अब आंदोलनकारियों की तरफ से अभी कोई नया एक्शन नहीं है, अभी बातचीत हो रही है। सडन हुआ या कुछ ये इसमें देखिए, इसके पीछे बताया ना कि इसके पीछे कुछ षड्यंत्र है जो देश विदेश का, इसमें ऐसा करा तो खुल के आएगा सामने में आज निकल। लेकिन इतना जल्दी, इतना तैयारी, इतना इस संजोग नहीं, प्रयोग लग रहा है। इसका प्री प्लान्ड वे में इसका आक्रोश भीतर से बहुत दिनों से इसका पल रहा था, हमको जैसा लगता है। कुछ लोगों से बात हुई, कुछ भ्रष्टाचार, ये आक्रोश निकला है। हाँ। नेपाली जनता का आक्रोश मन का निकला है जो बहुत दिनों से पल रहा था, उसको कोई बहाना नहीं मिल रहा था। ये ऐप वगैरह बंद करके उसको बहाना मिल गया और इसमें ऐसा हाल हुआ। जी, तो देखिए दवा को लेकर और थोड़ी स्थिति भी इनकी वैसी है और पहुँचे हैं यहाँ पर दवा के लिए, और नेपाल की स्थिति जो है वो बता रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पे बंद और साथ ही साथ अस्थिर स्थिति है। नेपाल के मोहतरी जिले में वाराणसी से पहुंचे पर्यटक भी फंस गए। जहां ये रुके थे उसके सामने के होटल्स जलाए जा रहे थे।
ब्लास्ट हो रहा था। कोई मदद कहीं से नहीं मिल रही थी। एक जो टूरिस्ट है, ये टूरिस्ट बस, और किस तरीके से ये फंसे हुए थे सारे, और वाराणसी से पोखरा घूमने के लिए गए थे। किस तरीके से समस्या आई पोखरा में? पोखरा में बहुत दंगे हुए थे, होटल भी जलाई गई थी। हम सामने ही होटल में रुके हुए थे, बहुत डर गए थे हम। फिर हम वहीं 3 दिन वहीं रखे पोखरा हॉस्पिटल होटल में। हाँ, वहाँ हमें कोई समस्या नहीं आई जिस होटल में हम रुके थे। लेकिन होटलें जला दी थी। हमारे सामने की कम से कम 8 से 10 होटल जला दी थी पोखरा में। 8 से 10 पोखरा होटल में, जला हाँ जी। हाँ। तो वहाँ से फिर बड़े हमारे जो दामोदर कंपनी वाले हैं, ये ट्रेवलर्स वाले, उन्होंने हमको जनकपुर लेके आया। हाँ। तो उधर से बच बचा के फिर आए। जी जी। बच बचा क्या है? बच बचा के अभी जनकपुर से अभी तो देखिए जो स्थिति बनी, तो मन में किस तरीके के भाव आए? डर लग रहा है? मन में तो बैठे थे सर, रात भर बैठ के हमने निकाली है। अब हाँ, डर के भगवान का नाम लिया है। हाँ जी, हाँ जी। ऐसी स्थिति हमने कभी देखी नहीं। हाँ जी। ऐसी स्थिति हमने कभी देखी नहीं थी जिंदगी। अच्छा, जिंदगी में ऐसी स्थिति कभी देखी नहीं। बच्चे ऐसे धूम मचा रहे कि हमारे मतलब जान में जान, ऐसे लग रहा था बचा के कब हम यहाँ से निकले। बच्चे पत्थर फेंक रहे थे, सबकी दुकान शॉप वगैरह फोड़ रहे थे, पत्थरबाजी हो रही थी। पत्थरबाजी हुई सामने ही। होटल 3 होटल छोड़ के होटल जलाई गई। तो तब तो हम बहुत ज्यादा ही डर गए ना। बस हम हमारी जान बचा के निकले वहाँ से। किसी तरीके से जान बची है। हाँ जी। तो क्या समस्या है? बस एक जगह ही रुकना पड़ा, बाहर निकलने के लिए मना कर दिया, कर्फ्यू लग रहा था। और 2 होटल 3 होटल के आगे उसको जला दिया गया, ब्लास्ट हुआ, उसमें सिलेंडर फट गया। अच्छा, ब्लास्ट कर दिया। ब्लास्ट कर दिया, बाहर नहीं निकला हम। वहाँ कोई पुलिस या कोई आर्मी की हमें हेल्प नहीं मिली। हाँ, हम लोगों को हमने बहुत कांटेक्ट किए, सब मिलिट्री वालों से कांटेक्ट किया सब, लेकिन वहाँ कोई भी मतलब हमारे होटल के पास कोई एक आर्मी नहीं आया और एक पुलिस भी नहीं आया। तो डर बना रहा कि हाँ, कब डर क्या बना हो रहा है। लगे हमको तो सीएम ऑफिस से हेल्प मिली, वहाँ से हमको मैसेज आए, उन्होंने बोला भी हमको कोई कॉल, आपको यदि कोई तकलीफ है तो आप हमें कॉल करो। लेकिन वहाँ नेपाल में कोई पुलिस या कोई आर्मी हमें कोई साथ नहीं दिया। पुलिस आर्मी कोई साथ नहीं दिया। कुछ और लोग हैं, जानते हैं कि बहुत रुआंसू हो रही हैं, आँख में आंसू आ रहे हैं, क्या हो गया? नहीं, तबीयत खराब हो रही है। हाँ, तबीयत खराब हुई इसी परिस्थिति में। क्या समस्या आ गई थी? नहीं, कुछ भी नहीं, हम तो कमरे में बंद थे, बस एक कमरे में वहीं सेफ थे। तो ये देखिए, पूरे जो टूरिस्ट हैं और नेपाल का पोखरा बहुत ही खूबसूरत शहर, प्राकृतिक जो नज़ारा होता है वहाँ पे देखने लायक होता है। लेकिन जो नज़ारा देखने गए थे उससे अलग इतर नज़ारा देखने को मिला, जिसका इन्होंने कभी सोच नहीं रखा था। हाँ, बिल्कुल बढ़िया थी व्यवस्था सारी वहाँ। चाक चौबंद था सारा मामला बढ़िया। कोई विशेष परेशानी नहीं। परेशानी नहीं हुई। तो लोग बता रहे बड़े होटल जल बनी, होटल जली ना, लेकिन हमारे कोई परेशानी नहीं। पोखरा में कुछ नहीं रहेगा, परेशानी मान होटल के अंदर बैठे रहे, अंदर रहे होटल के अंदर, होटल जला दिया हमारे सामने होटल जला दी थी। होटल जला दी। हाँ, हमने अंदर रहे होटल में, बाहर निकले ही नहीं। पोखरा में देखे 2-3 चीज देखे हमने, पाक कांडू खंजार मन ही गए, हम वापिस आ गए वहाँ से भी। जान बची। हाँ, जान बची। बेकार सरकार हम आगे, कभी बेकार है। हमें पशुपतिनाथ मंदिर जाना था, लेकिन पोखरा में एक रात ज्यादा रुकना पड़ा और होटल के अंदर ही रहना पड़ा, बाहर नहीं निकल पाए। बाहर नहीं निकल पाए। तो मतलब जान बची, ये बहुत है। बहुत, हाँ, जान बची हमारे लिए। जान बच गई हमारी, जान बच गई। हमारे सामने होटल जल रहे थे वहाँ पर। हमारे सामने जो होटल में थे हम, उसके सामने 2 होटलें जलाई थी, आगे पीछे होटल जल रहे थे, होटलें जलाई थी, उसमें बहुत ब्लास्ट हो रहे थे। ब्लास्ट हो रहे थे जी। तो डर लगा? बिल्कुल डर तो लगेगा ही, दहशत में थे, दहशत में थे। हाँ, बिल्कुल दहशत में रहे, एक दिन और एक रात दहशत में रहे। तो दहशत में एक दिन एक रात और पूरे तरीके से, और किसी तरीके से रास्ता रूट बदलते हुए ये बिहार के रास्ते कोशिश कर रहे हैं कि फिर भारत में प्रवेश करें। और इसी कड़ी के तहत यहाँ पे तमाम सारे जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि जान बची है और अब थोड़ी राहत की सांस है कि बॉर्डर की ओर वो आगे बढ़ रहे हैं। हमारे होटल के सामने ही
आगे गृह मंत्री ऊर्जा मंत्री की 2 होटलें जला दी गई, एक कांग्रेस के नेता थे उनकी होटल जला दी गई, और इतना ज़्यादा दंगा फसाद हुआ कि हम लोगों को मान 2 पड़ गए। मिलिट्री ने पुलिस का मिलिट्री का किसी का कोई प्रकार का सहयोग नहीं हुआ, बहुत लूटपाट हुई, बहुत उत्पात हुआ, लोगों ने आगजनी की है, दंगा फसाद किए हैं। तो स्कूल के जो बच्चे हैं वो सारे बच्चे निकल के आ गए थे, मानी ये मांग कर रहे थे कि जो गुंडाराज है, ये भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार को खत्म करो, नई सरकार को लाने की पहल करो, इस प्रकार की वो नारेबाजी कर रहे थे। समस्या की किस तरीके से भय बन गया कि अब जान बचेगी नहीं, ऐसा हो गया? नहीं भैया, हम लोग तो बहुत मुसीबत में फंस गए थे। उसके बाद हम लोग ने सोचा अब काठमांडू पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए गए थे, हो नहीं पाए उनके दर्शन, हम लोग सब वापस इंडिया के लिए जा रहे हैं। तो तमाम सारे लोग परेशान हाल में और किसी तरीके से ये महतरी जिला तक पहुंचे हैं और इनकी कोशिश है कि आगे फिर ये बिहार में प्रवेश करें। और ये पूरा ट्रुप जो है वाराणसी का और पोखरा घूमने के लिए गए थे, मुश्किल स्थिति में जो फंसे उसके हालात जो है वो बता रहे हैं और ये सोचकर सिहर जा रहे हैं जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ रजनीश, जी मीडिया, भारत नेपाल बॉर्डर, महतरी जिला।